नमस्कार। अर्थ डिबेट विद साहिल केरनी देख रहे हैं आप सब। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की तीन मुस्लिम देश और अब तीनों के बीच हुआ है एक ऐसा रक्षा समझौता जिसने पश्चिम एशिया से लेकर दक्षिण एशिया तक रणनीतिक हलचल बढ़ा दी है। मक्का में हुए इस समझौते के मुताबिक अगर तीनों देशों में से किसी एक पर सशस्त्र हमला होता है तो उसे तीनों पर हमला माना जाएगा, यानी सामूहिक सुरक्षा की एक ऐसी व्यवस्था जिसने इस समझौते को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या ये सिर्फ तीनों देशों के बीच रक्षा सहयोग है या फिर किसी बड़े सैन्य गठजोड़ की शुरुआत? क्या पाकिस्तान अपनी परमाणु ताकत को सऊदी अरब और तुर्की के लिए रणनीतिक छतरी के तौर पर पेश कर रहा है, और क्या इसके जरिए पश्चिम एशिया में नया शक्ति संतुलन बनाने की कोशिश हो रही है? सऊदी अरब ने जरूर साफ किया है कि यह समझौता किसी देश के खिलाफ नहीं है और इसका परमाणु महत्वाकांक्षा या हथियारों की होड़ से कोई संबंध नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि जमीन पर इस समझौते का वास्तविक असर क्या होगा। भारत भी पूरे घटनाक्रम पर करीबी नजर बनाए हुए है, और तो आज चर्चा होगी मक्का रक्षा समझौते की, पाकिस्तान की भूमिका की, तुर्की सऊदी रणनीति की और भारत के सामने खड़ी संभावित चुनौतियों की। दो खास मेहमान हमारे जुड़ चुके हैं, उनका हम रुख करेंगे। पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाएंगे, फिर हम चर्चा का रुख करेंगे। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की तीनों देशों ने मक्का में एक संयुक्त रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। इस समझौते को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा इसके सामूहिक सुरक्षा प्रावधान की हो रही है। समझौते के मुताबिक तीनों देशों में से किसी एक पर सशस्त्र हमला होता है तो उसे तीनों देशों पर हमला माना जाएगा। यानी अब पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की एक दूसरे की सुरक्षा के लिए साथ खड़े होने की प्रतिबद्धता जता रहे हैं। समझौते पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगन ने हस्ताक्षर किए। इस समझौते की टाइमिंग भी बेहद महत्वपूर्ण है। पश्चिम एशिया पहले से ही गंभीर सुरक्षा संकट से गुजर रहा है। ईरान, इजराइल, खाड़ी क्षेत्र और यमन से जुड़े तनाव के बीच सऊदी अरब अपनी सुरक्षा को लेकर लगातार नई रणनीतियां तलाश रहा है। ऐसे में पाकिस्तान और तुर्की के साथ रक्षा सहयोग को नई दिशा देना रियाद की रणनीतिक सोच का हिस्सा मजा रहा है। पाकिस्तान के लिए यह समझौता इसलिए अहम है क्योंकि उसके पास परमाणु हथियार हैं और वह खुद को मुस्लिम दुनिया की एक प्रमुख सैन्य शक्ति के तौर पर पेश करता है। वहीं तुर्की के पास मजबूत सैन्य उद्योग, ड्रोन तकनीक और नेटो सदस्यता से जुड़ा व्यापक सैन्य अनुभव है। सऊदी अरब के पास आर्थिक ताकत, आधुनिक हथियारों की खरीद क्षमता और पश्चिम एशिया में महत्वपूर्ण रणनीतिक स्थिति है। मौजूदा क्षमता, दूसरी तरफ तुर्की की रक्षा तकनीक और तीसरी तरफ सऊदी अरब की आर्थिक ताकत। यही वजह है कि इस समझौते को लेकर इसे सिर्फ एक सामान्य रक्षा समझौते से कहीं ज्यादा महत्व दिया जा रहा है। हालांकि सऊदी अरब ने इस समझौते को लेकर महत्वपूर्ण सफाई दी है। रियाद का कहना है कि यह समझौता किसी देश या क्षेत्र के खिलाफ नहीं है। सऊदी अधिकारियों ने यह भी कहा है कि इसका उद्देश्य कोई सांप्रदायिक सैन्य ब्लॉक बनाना या परमाणु हथियारों की होड़ शुरू करना नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि क्या भविष्य में यह समझौता एक बड़े क्षेत्रीय सुरक्षा गठजोड़ का रूप ले सकता है? क्या पाकिस्तान अपनी परमाणु क्षमता के जरिए सऊदी अरब को रणनीतिक सुरक्षा देने की भूमिका निभा सकता है? और क्या तुर्की अपनी सैन्य तकनीक के जरिए इस गठजोड़ की ताकत बढ़ा सकता है? भारत के लिए भी यह घटनाक्रम महत्वपूर्ण है। पाकिस्तान भारत का पड़ोसी और लंबे समय से रणनीतिक प्रतिद्वंदी रहा है। वहीं तुर्की ने हाल के वर्षों में पाकिस्तान के साथ में रक्षा संबंध मजबूत किए हैं। ऐसे में नई त्रिपक्षीय व्यवस्था पर नई दिल्ली की नजर होना स्वाभाविक है। भारत के विदेश मंत्रालय ने भी कहा है कि वह इस घटनाक्रम पर करीबी नजर बनाए हुए है। हालांकि अभी यह साफ नहीं है कि इस समझौते की वास्तविक सैन्य संरचना, कमांड सिस्टम और किसी संभावित हमले की स्थिति में सामूहिक प्रतिक्रिया कैसी होगी। यही वजह है कि फिलहाल इसे पूरी तरह नेटो जैसा सैन्य गठबंधन कहना जल्दबाजी होगी। लेकिन इतना जरूर है कि मक्का रक्षा समझौते ने पश्चिम एशिया और दक्षिण एशिया के रणनीतिक समीकरणों में एक नया अध्याय जरूर जोड़ दिया है। चलिए अब चर्चा का रुख करते हैं। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे इन बातों को समझने की हम कोशिश करेंगे। कर्नल एस एस पठानी है हमारे साथ, डिफेंस एक्सपर्ट। सर धन्यवाद, शुक्रिया समय देने के लिए। और एडवोकेट सोहेल काजमी सर है हमारे साथ, सीनियर जर्नलिस्ट। सर धन्यवाद, शुक्रिया समय देने के लिए। शुरुआत करूंगा मैं पठानिया सर से। सर, सैन्य दृष्टि से इस समझौते की सबसे बड़ी ताकत और कमजोरी आपको क्या लगती है, और ये समझौता जो हुआ है इसको आप पूरे समीकरण में किस तरह से बांधते हैं? भारत के लिए कितना सही है, क्या इंपैक्ट इसका रहेगा, और पाकिस्तान पर किस तरह का इस पे रहने वाला है इंपैक्ट? देखिए साहिल जी, अगर हम थोड़ा सा इतिहास में पीछे जाते हैं, 47 में जब ये दो देश बने थे, और उसके बाद अगर हम पॉपुलेशन और ज्योग्राफी को भी माइंड में रखते हैं, तो पाकिस्तान जो है
हमारे इंडिया के मुकाबले में इट्स स्लाइटली मोर देन 1/5 ऑफ इट्स लैंड मास। पॉपुलेशन की बात करें वो 1/6 है, तो मिलिट्री माइट की बात करें वो तकरीबन हमसे आधा है। अभी पाकिस्तान एक न्यूक्लियर नेशन है, 25 करोड़ की तकरीबन पॉपुलेशन है, एक स्ट्रांग आर्मी एयरफोर्स और थल सेना उनके पास है, नेवी है। अभी क्या कभी पाकिस्तान भारत के साथ इंडिविजुअली लड़ सकता है? इम्पॉसिबल। उन्होंने क्या किया कि सबसे पहले उन्होंने चाइना के साथ वो सी पैक के नाम पे उनसे इन्वेस्टमेंट कराई, चाइनीज के अपने इंटरेस्ट थे, और उसके बाद उनकी जर्नी शुरू हुई। इन्होंने फिर ये बोर्ड ऑफ पीस भी पैसे दे के ज्वाइन किया जो ट्रंप ने बनाया था। उसके बाद इन्होंने अभी जो रेड सी के अंदर ग्रुप बना है टू सेफगार्ड द सी लेन्स, उसका भी हिस्सा बन गए। और अभी उससे पहले इन्होंने सऊदी अरेबिया के साथ एक डिफेंस पैक्ट भी किया था। और अभी ये जो तीसरी श्रृंखला हुई है जिसमें इन्होंने ये तीनों देशों ने साथ में डिफेंस पैक्ट किया है ऑन द लाइन ऑफ नेटो, कि अगर एक देश के ऊपर अटैक होता है तो दूसरा देश भी उसके साथ जुड़ेगा, डिफेंस करेंगे। तो ये डिफेंस और स्ट्रेटेजिक गेम जो है पाकिस्तान इस समय बड़ी अच्छी तरीके से खेल रहा है। अभी अगर हम बात करें कोई भी कंट्री, मान लीजिए अब सऊदी अरेबिया है, इंडिया है, पाकिस्तान है, टर्की है, तो ये सारे अपने नेशनल इंटरेस्ट को तवज्जो देते हैं विद द चेंज इन द जियोपॉलिटिक्स। अभी हम नेशनल इंटरेस्ट की बात करें, उसके अंदर से आपकी दो दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इसके अंदर नजर आ रहे हैं। वन इज इकोनॉमिकल एंड वन इज स्ट्रेटेजिकल। तो ये दोनों जो पर्पस है पाकिस्तान के इससे अचीव हो रहे हैं, बिकॉज इकोनॉमिकली दैट इज ए शैटर्ड नेशन। उनके पास इकोनॉमिकली वो बुरी हालत है उनकी, और उसके साथ अगर हम कंबाइन करेंगे, जैसे अभी पीओजे के में जो चल रहा है, मूवमेंट चल रहा है, बलूचिस्तान में चल रहा है, खैबर पख्तूनख्वा में चल रहा है, सिंध के अंदर भी गूंजें सुनाई देना शुरू हो गई हैं। तो ये बहुत सिग्निफिकेंट अचीवमेंट है पाकिस्तान के लिए, और इसमें चाइना कहीं ना कहीं इनको सपोर्ट कर रहा है। और अभी जहां तक भारत का सवाल है, देखिए वी मस्ट नॉट बी वेरी वरीड अबाउट इट, बट एट द सेम टाइम वी हैव टू बी वेरी वेरी कॉशियस, क्योंकि जैसे जैसे पाकिस्तान अपने आप को एम्पावर करना शुरू कर देगा मिलिटरीली, टेक्नोलॉजिकली एंड इकोनॉमिकली, तो इनका जो ग्रैंड डिजाइन है जिसकी मैं बात करता हूं, मेरे को वो ज्यादा खराब लग रहा है कि इनका जो ऑपरेशन टोपैक है टू मेक इंडिया ब्लीड इन 1000 cuts in 1000 years, वो थोड़ा और जोर पकड़ेगा। इसका मतलब है कि हमारे कश्मीर के ऊपर जो मिलिटेंसी वाली इशू इस समय जो काफी हद तक कंटेन किया हो चुका है, वो शायद दोबारा एक नए स्वरूप में उभर के सामने ना आए। साहिद जी। जी ठीक है सर, मैं करता हूँ रुख दोबारा आपका। मैं सुहेल काज़मी सर का रुख करता हूँ। सर, मक्का रक्षा समझौता को आप किस क्षेत्रीय शक्ति संतुलन के नजरिए से देखते हैं, और क्या ये समझौता वास्तव में किसी नए इस्लामिक सैन्य गठबंधन की शुरुआत है? बिल्कुल साहिब जी, पहले तो गुड आफ्टरनून आपको भी और पठानिया सर को भी। पठानिया साहब ने बहुत खूबसूरती से जिन बातों का एलेबोरेट किया है वही सच्चाई है, और मैं भी उसी चीजों को समझता हूँ और मानता हूँ। देखिए, नाटो जो है वो यूनाइटेड यूएसए जो है ह्यूजली फंडेड एक ऐसी संस्था थी जो पूरी दुनिया में अपना रोल प्ले करने की कोशिश करती थी। लेकिन आपने देखा आज जो वॉर हो रही है, जिसको बहुत से मुल्क, मुझे लगता है 50 से ऊपर मुल्क हैं जो नाटो के अंडर उसके साथ जुड़े हुए थे, लेकिन आपने देखा ईरान की वॉर के साथ नाटो भी जो है वो फ्लॉप हो चुका है। आज यूनाइटेड नेशंस भी फ्लॉप हो चुकी है, जो पूरी दुनिया का संरक्षण करने की एक ऑर्गेनाइजेशन थी। तो इसके बीच में ये एक जो आप जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं ये बनता है। तो बिल्कुल पठानिया साहब ने ठीक कहा कि फंडिंग कहाँ से आएगी, पैसा कहाँ से आएगा। देखिए, पाकिस्तान का जो सुबह से शाम तक एक ही काम है, वो कोई ना कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट करता है कि कहाँ से पैसा जो है पाकिस्तान में आए, और बाकी चीजें तो वो चला ही देते हैं क्योंकि सब इंस्टॉल्ड है। पीएमओ ऑफिस भी इंस्टॉल्ड, और जो आर्मी चीफ है वो भी इसी फिराक में रहता है कि किस तरह से कहाँ से क्या नया जो एक नया न्यूज मॉन्गरिंग जिसको हम बोलते हैं, उसमें वो किस तरह सक्रिय रहे, और वो उसी तरह चल रहे हैं पिछले बहुत सालों से। अब ये तीन मुल्क इकट्ठे होने का मतलब, आज देखिए, आज जो बड़ी बड़ी ताकतें हैं पूरी दुनिया की, उनके लिए कोई खुल के रिवोल्ट नहीं करता है।
तो ये तो छोटी ताकतें हैं, तो छोटी ताकतें अगर तीन इकट्ठी हो जाती हैं और उससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा वो तो आने वाला वक्त बताएगा। हाँ, जिसकी तरफ पठानिया साहब ने इशारा किया, वो हमारे पास भी इनपुट्स हैं जो कि जनाब जम्मू कश्मीर जैसे है, या कुछ इनके अपने जो जाती कुछ पाकिस्तान के जो जाती मसाइल है उसको बढ़ावा देने में ये संगठन जो है वो काम आ सकता है। जैसे कि जम्मू कश्मीर बॉयल हो सकता है, जम्मू कश्मीर में इन्फिल्ट्रेशन बढ़ सकती है। ये इनपुट्स हमें लगभग 6-8 महीने से हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज को है, और हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस जो है उस पर लगातार आंख बनाए हुए हैं, काम कर रही हैं। और कहीं भी ऐसा कोई लिखता है, एप्टा जो है हवाला के बाद एक नई जो रणनीति समझ सामने आई म्यांमार, पाकिस्तान और चाइना की तरफ से, वो एप्टा की तरफ से पैसे का फ्लो जम्मू कश्मीर में कुछ लोगों को, कुछ ऑर्गेनाइजेशन को सप्लाई करने की कोशिश की है और अभी भी की जा रही है कि टू सी जम्मू कश्मीर अगेन बॉयल्स लाइक 90s की सिचुएशन में। और ड्रग्स का तो चलन पहले से ही है, तो लेट्स होप कि आने वाले दिनों में क्या होगा। लेकिन भारत जो है हर उस चीज को भांपता है जो ये सोच के आगे चलने की रणनीति पर काम करते हैं, क्योंकि स्ट्रिक्ट विजिल जो है इनकी एक्टिविटीज पे हमेशा भारत की रहती है सर। ठीक है सर, मैं करता हूँ रुख दोबारा आपका। मैं पठानी से करना चाहूंगा सर, पाकिस्तान की सेना इस गठजोड़ में किस तरह की सैन्य भूमिका वो निभा सकती है, और परमाणु क्षमता पाकिस्तान की जो है इस समझौते को लेकर भारत के लिए क्या ज्यादा महत्वपूर्ण बनाती है? देखिए साहिल जी, जहां तक ये मुस्लिम कंट्रीज का सवाल है, जो इनकी एसोसिएशन बनी हुई है, उसके अंदर शुरू से पाकिस्तान की ये चाहत रही है, क्योंकि दैट इज ओनली न्यूक्लियर पावर, तो उसका वो खलीफा बने। टर्की भी जो है इस दिशा में कदम करता रहा है, लेकिन अभी तक वो लोग कहीं पहुंच नहीं पाए, बिकॉज इकोनॉमिकली सऊदी अरेबिया वाज वेरी स्ट्रांग। और सऊदी अरेबिया का जो इन्फ्लुएंस है सारी मुस्लिम कंट्री के ऊपर, वो इन कंट्रीज का नहीं है। तो अभी जब ये तीनों के इंटरेस्ट कंबाइन हो गए, देखिए पाकिस्तान के पास एक अच्छी आर्मी है, न्यूक्लियर पावर है। जी। जहां तक टर्की का सवाल है, वो डिफेंस सेक्टर में इंडिजिनियस प्रोडक्शन में बहुत बढ़िया कर रहे हैं, एक बड़ा देश है। और वो देश जो है वो नेटो का एक मेंबर भी है, ये भी हमें नहीं भूलना चाहिए। उसके बाद सऊदी अरेबिया जो है, उसके जो इंटरेस्ट है, इकोनॉमिकल इंटरेस्ट, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए उसके पास पैसा तो है, लेकिन उसके पास वो मिलिट्री माइट नहीं है। और इसी मिलिट्री माइट के चक्करों में उन्होंने पाकिस्तान से 10,000 सैनिक जो थे वो पहले ही वहां पे प्लेस किए हुए हैं, और अभी 13,000 और भेज दिए। समय ये मान के चलिए कि सऊदी अरेबिया के अंदर, बिकॉज ऑफ दिस वेस्ट एशिया कंफ्लिक्ट, और इनकी जो कैपेसिटी है, दे कैन बिल्ड अप टू 80,000 पीपल विद एयरक्राफ्ट एंड ड्रोन एंड एंटी डिफेंस मेजर अगेंस्ट मिसाइल्स एंड सो ऑन। अभी इसराइल का जो कंफ्लिक्ट हुआ है, जिसके अंदर उन्होंने मिडिल ईस्ट कंट्रीज या गल्फ कंट्रीज के ऊपर अटैक करने शुरू कर दिए, बीच बीच में उन्होंने हूती के थ्रू रेड सी के अंदर अरेबिया के शिप के ऊपर भी, सऊदी अरेबिया के शिप के ऊपर भी अटैक किया। तो सऊदी अरेबिया कहीं ना कहीं हिला हुआ है। तो उनको अभी अपने जो इंटरेस्ट है वो सेफगार्ड करने हैं, और उस सेफगार्ड करने के लिए उनको इससे अच्छा मौका नहीं मिल सकता था कि वो ये तीनों जो हैं इकट्ठे हो जाएं, और उसके बाद वो कोशिश करेंगे कि बाकी जो मुस्लिम कंट्रीज हैं वो भी इनके झंडे के अंदर जुड़ जाएं। और पाकिस्तान का जो सबसे मेन एजेंडा है, उसको पैसे चाहिए। और पाकिस्तान की जो आर्मी है उसको डॉलर आर्मी भी बोलते हैं। देखिए वो बड़ी डिफरेंट काइंड की आर्मी है। वो आर्मी है जो बिजनेस में लगी हुई है, पूरी तरह से सारा बिजनेस कंट्रोल जो है पाकिस्तान आर्मी के पास है। डिक्टेटर वहां पे मुनीर जी बैठे हुए हैं, ठीक है, उसको किसी की परवाह नहीं है। उसने अपने जो पैसा इकट्ठा करना है उसमें से कुछ प्रॉपर्टी वो पहले ही वहां यूएसए में खरीद चुका है। करप्शन बहुत ज्यादा है, ड्रग्स के अंदर वो लोग इन्वॉल्व है। तो ये ऐसा रोग नेशन जो एक न्यूक्लियर पावर भी है, कल को ये किस हद तक जा सकता है, बिकॉज कश्मीर जो है उसको उसका राग अलापना और जितना उसको डिस्टर्ब कर सकते हैं, जैसे सोहेल साहब बोल रहे थे, थ्रू नैर्को टेररिज्म एंड द नॉर्मल टेररिज्म, दे विल कंटिन्यू डूइंग दैट। वी हैव टू स्ट्रेंथन अवरसेल्व्स and take all those anticipatory measures by which we thought is evil design and protect our country and its people. ठीक है सर, मैं आता हूँ दोबारा। सोहेल सर, सऊदी अरब की अगर बात करें तो इस समझौते से सऊदी अरब को किस तरह का फायदा आपको लगता है कि मिलेगा बड़े पैमाने पर, और तुर्की इस गठजोड़ में शामिल होकर क्या हासिल करना चाहता है, खासतौर पर पश्चिम एशिया में वो क्या हासिल करना चाहता है?
देखिए बस मुसलमानों के रहबर और मुसलमानों को लीड करने के लिए, क्योंकि देखिए इस जंग में ईरान और अमेरिका की, ईरान ने पूरी दुनिया को बता दिया, खासकर मुस्लिम वर्ल्ड को, कि भैया ईरान का अपना तरीकाकार है। आईआरजीसी ने जिस तरह से पिछले 5 महीने कुछ दिनों से ये मोर्चा संभाला हुआ है, दो इतने स्ट्रांग नहीं है कि वो ना इजराइल जैसे स्ट्रांग है ना अमेरिका जैसे स्ट्रांग है, लेकिन रिलीजियस एतबार से और जज्बातों के एतबार से ईरान डटा हुआ है। ईरान अपनी पोजीशन को स्ट्रांग करते हुए पूरी दुनिया में आज जो है चर्चा का विषय बना हुआ है। तो उस सब चीजों को देखते हुए कहीं ईरान जैसा मुल्क ना लीड करे वेस्ट को या मुस्लिम वर्ल्ड को, तो इससे पहले हम पहले ये बाजी मार लेते हैं। ये बाजी मारने के चक्कर में है, लेकिन अंदर जो हालात है वो वैसे नहीं है। देखिए मुल्क अंदर से भी मजबूत होना चाहिए। अगर बाहर से वो न्यूक्लियर पावर है या उनकी आर्मी अच्छी है, एयरफोर्स अच्छी है, वो तो ठीक है, लेकिन जज्बाती तौर पे कैसे है? जज्बाती तौर पे बलोच के 30% लोग पाकिस्तान आर्मी में हैं, और बलोच पूरा जो है इंडिपेंडेंट होने के लिए अपनी स्ट्रगल में लगा हुआ है। सिंध लगा हुआ है, पीओके लगा हुआ है। तो मैं समझता हूँ इतना आसान नहीं होता। अगर आप इंटरनली स्ट्रांग है तो आप एक्सटर्नली भी जो आप करते हैं उसको 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 मजबूती मिलती है। लेकिन आप इंटरनली स्ट्रांग नहीं है, और अमेरिका भी जो है वक्तन फवक्तन जो है इस्तेमाल करने की राजनीति हर मुल्क के साथ करता है, पाकिस्तान के साथ तो करता ही करता है। अब तो मीडिएटर बना हुआ है वो। तो कहने का मतलब ये है, ठीक है, सेल्फ कंजप्शन के लिए या कुछ ऐसे मुल्क जो ये इस पैक्ट के साथ थोड़ा सा शायद इन्फ्लुएंस हो जाए, वो ठीक है। लेकिन ओवरऑल मुझे नहीं लगता कि इसका कोई बड़े पैमाने पे कोई असर दिखेगा या कोई किसी को फायदा होगा। हाँ, ये लोग जो है, ये 3 मुल्क अगर इकट्ठे होकर इस रणनीति पे आगे चलते हैं, अब देखिए कौन कौन इनके साथ जुड़ता है, क्योंकि नाटो में तो 50 से ऊपर, 50 भी नहीं ज्यादा होंगी, से ऊपर ममालिक जुड़े हुए थे। लेकिन जब टेस्ट का टाइम आया तो नाटो जो है कहीं आज उसको कोई समझ नहीं रहा है। और अब मैंने सुना है कि शायद अमेरिका ने थोड़ा पैसा भी उनका काटा है, और वो थोड़ा फिर झटपटाए नाटो के लोग जो है, नाटो के जो मुल्क हैं। तो मुझे लगता है कि उसी तरह ये कोई जबरदस्त इनका कोई वो नहीं रहेगा, इम्पैक्ट नहीं रहेगा 3 मुल्क इकट्ठे होने का। लेकिन यह कि इंटरनली कुछ ना कुछ नेगेटिविटी की तरफ जो चीजें होंगी, जो अपने अपने इन तीनों मुल्कों को फायदा दे सकेंगी या इनको इकोनॉमिकली को बेनिफिट दे सकेंगी, उस पर ये जरूर काम करेंगे। उसकी रणनीति को तय जरूर करेंगे ये 3 मुल्क, और भी कोशिश करेंगे कुछ और मुल्क इनके साथ जुड़े जहां तक इकोनॉमिकल अफेयर्स का ताल्लुक है। सर ठीक है सर, मैं आता हूँ दोबारा, मैं प्रधानी से रुक करता हूँ। सर, क्या इस समझौते से भारत के खिलाफ पाकिस्तान की रणनीतिक स्थिति मजबूत होगी या किसी और तरीके से वो रणनीति बनाएगा? क्या भारत को इस समझौते के जवाब में अपनी पश्चिम एशिया रणनीति बदलने की जरूरत है? देखिए साहिल जी, पाकिस्तान की सोहेल साहब जो बात कर रहे हैं मैं उससे काफी हद तक एग्री हूँ। आपके पास दो चैलेंजेस हैं, एक है इंटरनल, दूसरा है एक्सटर्नल। अभी मान लीजिए इंटरनल तो उन्होंने देश का बेड़ा गर्क कर दिया, इसमें कोई शक नहीं है, और उसका क्रेडिट मुनीर को मिलना चाहिए। लेकिन अगर वो एक्सटर्नल साइड को थ्रू ए प्रोजेक्शन स्ट्रेंथन कर सकते हैं तो उसका इम्पैक्ट तो कुछ कम होगा। दूसरा, इनकी जो अपनी गैलरी है, इनके जो लोग हैं, वो आप ये मान के चलिए कि वो इस समय पूरी तरह से उब चुके हैं मुनीर से, उसके अत्याचारों से, उसके जुल्म से। और पीओजे में हमने ये देख लिया है, उनको भी एक ब्रीदिंग स्पेस मिलेगी जहां वो कह सकते हैं जी देखिए हमारा पाकिस्तान जो है कितना आगे जा रहा है, कितना ऊंचा जा रहा है। और जहां तक इनकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस का सवाल है, वो तो बड़ी है, इसमें कोई शक नहीं है। दूसरा, ये लोग क्या कर रहे हैं, इसको एक कलर दिया जा रहा है सुन्नी और शिया का। सुन्नी, ईरान एक सुन्नी नेशन है और बहुत पावरफुल नेशन है, और जिस तरीके से वो लड़े हैं, उनके लोगों को, बहादुर लोग हैं, मैं अप्रिशिएट करता हूं। लेकिन वो एक ट्रैक फॉलो कर रहे हैं जो उनको अल्टीमेटली हाराकिरी की तरफ ले जाएगा, बिकॉज ईरान का बहुत डैमेज हो चुका है। आप अपने से ज्यादा शक्तिशाली देश के साथ अपनी जज्बे से टिक तो सकते हैं, लेकिन जो नुकसान होगा वो कोलोसल होगा। अभी ईरान 15 साल पीछे गया है, 20 साल पीछे गया है। और ईरान के पास, मैं आपके साथ शेयर करता हूं जो मेरी असेसमेंट है, फाइनली ये लड़ाई तभी सुलझेगी जब ईरान ये कंसीड करेगा कि हम न्यूक्लियर परस्यूट से हट रहे हैं। उससे पहले कोई सोल्यूशन नहीं है। बाकी चीजें छोटी हैं, हॉर्मज स्ट्रेट वगैरह खुल रहा है, उसको छोड़िए, उनकी जो बैलिस्टिक मिसाइल्स की इंटरकॉन्टिनेंटल रेंज बढ़ा रहे हैं उसको छोड़िए, इनकी प्रॉक्सीज को छोड़िए। लेकिन ये समझौता तभी पूरा होगा जब ईरान कंसीड करेगा कि हम न्यूक्लियर परस्यूट नहीं करेंगे, और उस दिशा में कदम अभी आस्ते आस्ते
बढ़ रहे हैं, बिकॉज अमेरिका की स्ट्रेटेजी क्या है, वो इज फटीक देम आउट। अभी वहां पे इस समय अगर आप देखेंगे उनकी लीडरशिप के अंदर इनके जो पेशकियान और रागाजी जो है, और अभी उसको मौजूदा खैर को एक स्टेटमेंट भी देना पड़ेगा कि आईआरजीसी का जो डिसीजन होगा दैट बी सुप्रीम, सो दैट मीन देयर इज ऑलरेडी स्प्लिट। अभी जनता उसके अंदर किस हद तक डिमॉन्स्ट्रेट कर रही है, कितनी देर वो सफर करेंगे। और यूक्रेन का देखिए 5 साल से चल रहा है, यूक्रेन पूरी तरह से तबाह हो चुका है, क्योंकि एक इंसान की ईगो की, एक इंसान की जिद की वजह से। और अभी मेरे को लगता है कि जिस तरीके से वेस्ट एशिया वॉर के अंदर डायनामिक्स बदले हैं, और जो कंट्रीज हैं जो कमजोर कंट्री हैं मिलिटरीली, अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर सकती हैं, जिसकी जिम्मेवारी यूएसए ने ली थी, उसके अंदर अभी सवाल उठना शुरू हो गए हैं। तो कल को अगर ये अलायंस फॉर्म करते हैं, देखिए दूसरी तरफ हम देखें, अगर नेटो आर्टिकल 5 की बात करते हैं, उसके अंदर क्लॉज ये है कि जब मेरे ऊपर अटैक होता है, इस समय अमेरिका के ऊपर अटैक नहीं हुआ है, अमेरिका ने ईरान के ऊपर अटैक किया है, तो वो जो क्लॉज है कलेक्टिव रिटेलिएशन, वो कहीं पूरा नहीं होता। और ये वजह है उसकी वजह से कि नेटो कंट्रीज जो है वो अमेरिका के साथ नहीं है, खुल के नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं वो सपोर्ट कर रही है, और अमेरिका जो है उनको आस्ते आस्ते स्क्वीज कर रहा है, उसके पास इतनी पावर है। तो लेट्स सी हाउ द थिंग्स अनफोल्ड इन फ्यूचर। आने वाला है 1 महीने के अंदर मेरी जो असेसमेंट है, शायद ये ईरान वाला इशू जो है वो ये रिजॉल्व हो जाएगा। ठीक है सर, आता हूँ मैं दोबारा। सोहेल सर, भारत और इजराइल पर इस समझौते का आपको क्या लगता है, कोई प्रभाव पड़ सकता है या नहीं? और क्या ये समझौता जो मौजूदा स्थिति है पश्चिम एशिया के अंदर, उस तनाव को कम करने में कारगर साबित हो सकती है या और बढ़ा देगी? नहीं, मुझे लगता नहीं है कि देखिए कोई प्रेशर शायद बन जाए, लेकिन मुझे लगता नहीं है। देखिए इंडिया का जो स्टांस है वो टू वे प्रोसेस पे है, वो किसी का दुश्मन नहीं, किसी का दोस्त नहीं। चुपचाप मोदी जी 3rd टाइम प्राइम मिनिस्टर हैं, वो जो हमारी फॉरेन पॉलिसी है वो उसी तरह चल रही है कि ईरान भी हमारा, बोलते वो 500 साल पुराना दोस्त है, इसराइल हमारा 200 साल पुराना दोस्त है। और पाकिस्तान के साथ बातचीत करने के लिए जो देखिए थोड़ा सा इन्फ्लुएंस जो है पिछले 5-6 महीनों में अमेरिका ने डाला है, दबाव डाला है कि नहीं, देखिए हमें भी डाला है, भारत को भी डाला है कि आप बात कीजिए। इसीलिए आपने देखा होगा कि आरएसएस के जो सुप्रीम लीडर्स हैं, चाहे राम माधव है या हजबुल्ले साहब है, उन्होंने इस बात को शुरुआत की कि पाकिस्तान से डायलॉग जो है वो ऑन रखी। और ये भी एक इम्पोर्टेंट है कि जनाब अमेरिका चाहता है कि भारत जो है पाकिस्तान से बातचीत करता रहे, और पीपल टू पीपल कांटेक्ट बढ़ाने में, जिस तरह से पहले हुआ करता था 2014 से पहले, उस तरह आगे चले। तो कहने का मतलब है कि ग्लोबल अनसर्टेनिटीज बढ़ गई हैं, ग्लोबल जो है बिग पावर्स हैं, वो भी आज सोच रही हैं कि दुनिया किस तरफ चल रही है। अमेरिका ने सबको उल्ट पुल्ट किया हुआ है, डिस्टर्ब किया हुआ है, और क्या कहाँ कर दे उसका कोई पता नहीं चलता है। तो इसलिए मुझे समझता हूँ कि भारत भी बड़े अच्छे तरीके से अपने को आपको संभाल के अपनी फॉरेन पॉलिसी को, उन सब चीजों को बीच के रास्ते में रख के, हर एक के साथ ह्यूमैनिटेरियन एंगल के साथ अपने रिलेशंस को मेंटेन करते हुए आगे चल रहा है। अब देखिए आने वाला वक्त क्या कहता है, लेकिन बिल्कुल पठानिया साहब ठीक कह रहे हैं। मुझे भी लगता है ज्यादा नहीं तो 15 नहीं तो 20 दिन, 1 महीने के अंदर अंदर अमेरिका को सेफ एग्जिट जो है वो करना चाहिए, क्योंकि वहां इलेक्शंस है और साख जो है ट्रंप की बहुत डाउन हो चुकी है। तो उधर इसराइल में भी नेतन्याहू का बुरा हाल है, और वहां भी उसकी पॉपुलैरिटी का ग्राफ डाउन है। और मुझे लगता है बहुत सी चीजों को देखते हुए, बहुत से समीकरण जो बदलते हुए दुनिया में इरप्ट हुए हैं, उन सब के लिए जंगें जो है वो कोई कोई साजगार इम्पैक्ट नहीं लाती हैं। अल्टीमेटली बायलैटरल इश्यूज पे बायलैटरली आप बात करें और एक दूसरे का हाथ पकड़ के आगे चलें, तो मुझे लगता है वही एक तरीका कार होता है, और उसकी तरफ जो पेशरफ्त है वो चल रही है। और आने वाले दिनों में आपको जरूर उस पर हम जब दोबारा आपके साथ बैठेंगे चर्चा करेंगे। लेकिन कुछ ना कुछ है जो कुछ ना बेहतरी की तरफ जो है दुनिया आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है सर। प्रधानी सर, एक सवाल काफी अहम है। सर, हमने देखा था ऑपरेशन सिंदूर के अंदर तुर्की ने किस तरह से पाकिस्तान को खुले तौर पर मदद की थी, और अब ये समझौता इन तीनों देशों के बीच में, तो अब तो ये खुले तौर पर पाकिस्तान को तो पूरे तरीके से जो है हथियारों की सप्लाई जो है तुर्की से मिलेगी। तो भारत को इससे क्या सीख मिलती है, और क्या वाकई ये चिंता का विषय है भारत के लिए? साहिल जी, अगर हम ऑपरेशन सिंदूर की बात करें, तुर्की के साथ अजरबैजान भी था, चाइना तो पाकिस्तान के साथ लड़ रहा था। उन्होंने अपने जो सैटेलाइट कंस्टिलेशन है, जितनी भी वो मदद कर सकते थे, एंटी डिफेंस मेजर्स एंड ऑल दोस काइंड ऑफ थिंग,
दे वर फाइटिंग एज वन एंटिटी। और ये एक समझौता जरूरी नहीं है। अगर आप एक चीज में विश्वास रखते हैं, जैसे तुर्की ने किया, उन्होंने अपने वेपन भेजे थे वहां पे, तो उसको कोई रोक तो सकता नहीं है। लेकिन जी अगर ये हम इसकी रेमिफिकेशन देखें, क्योंकि ये सिर्फ वो टर्की और उसके बीच में अपनी रिलेशनशिप की बात नहीं है, ये एक पैक्ट है। और पैक्ट किया गया है तीन कंट्री के ऊपर जो अपने अपने क्षेत्र में एक इम्पैक्ट रखती हैं। अभी इसमें अब ये भी हम कह सकते हैं कि देखिए, जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तो उस समय सऊदी अरेबिया ने क्या किया था? कुछ नहीं किया था। विजिबिलिटी तो ये कहती है कि सऊदी अरेबिया ने कुछ नहीं किया था, लेकिन अगर उन्होंने किसी किस्म की जो फंडिंग की होगी उस समय पाकिस्तान को, वो तो विजिबल नहीं होगी, बट इट विल हेल्प पाकिस्तान। और इस समय जब पूरा एक पैक्ट हो चुका है, और मेरी जो उम्मीद है कि, या मेरी जो असेसमेंट है कि इसके अंदर आस्ते आस्ते आप देखेंगे कि जितनी भी कंट्रीज को ईरान ने वल्नरेबल कर रखा था, खाड़ी के देश हो या वेस्ट एशिया के देश हो, जो एक डर में जी रहे हैं, उनको एक रास्ता मिलेगा कि वो इस अलायंस को ज्वाइन करें और अपने आप को जितना महफूज कर सकते हैं महफूज कर सके। ठीक है सोहेल सर, एक आखिरी सवाल रहेगा मेरा सऊदी अरब को लेकर। सर, क्या सऊदी अरब की जो सैन्य क्षमता है इस गठबंधन को मजबूती देगी? क्या उनके सैन्य क्षमता इससे बढ़ेगी? देखिए, जो सऊदी अरेबिया का ग्राफ पहले था, देखिए पैसे वाला मुल्क है, लेकिन पीछे से जो डिस्टरबेंस देखी है, और जिस तरह से ईरान ने सऊदी अरेबिया के जो यूएसए बेसिस थे वहां भी अटैक किया, और जिस तरह से ये जंग जंग सिर्फ अमेरिका और ईरान की और इसराइल की नहीं है, इसके अगर आप इसके वो देखिए साइड इफेक्ट्स देखिए, तो वो मुस्लिम वर्ल्ड में आपको दिखेंगे कि मुस्लिम वर्ल्ड में जो जो पॉपुलरिटी उनके जो हुक्मरान है उनकी है वो गिरी हुई है, और मजहब के नाम पे वो जो उनके सरबराह है वो अब उस तरह की नजर से नहीं देखे जाते हैं जिस तरह की नजर से देखे जाने चाहिए, क्योंकि इस्लाम के जो ठेकेदार बने हुए थे, खासकर सऊदी अरेबिया जो लीड करना चाहता था और कुछ हद तक करता भी रहा पूरी दुनिया को, पूरे मुस्लिम हमारे इंडिया तक उसका इम्पैक्ट पड़ता रहा, वो कहीं ना कहीं आज थोड़ा घटा है। तो मुझे लगता है कि वो उन चीजों की कोशिश करेगा कि जो खोया है उन्होंने बिला वजह की चीजों से, बिला वजह की बातों से, और अपना वजूद को कायम दायम रखने के लिए वो कुछ ना कुछ करेंगे, जिससे कि आपको दिखेगा आने वाले दिनों में कि वो भी शायद जिस तरह से लीड करते रहे हम मुस्लिम वर्ल्ड को, आगे भी वो किस तरह से करें। लेकिन यह है कि सीन बदला है, पूरी दुनिया का जो नक्शा है वो आज बदला है, और मुस्लिम वर्ल्ड का भी बदला है। पठानिया साहब कह रहे थे जैसे कि ईरान जो है वो शियों का मुल्क है, मैं भी उसी कम्युनिटी से आता हूँ, और इराक जो है वो सुन्नियों का है। चाहे अमेरिका ने जितनी भी रिफ्ट ईरान और इराक में डाली, 8 साल जंग भी हुई, लेकिन कहीं ना कहीं खामनाई साहब के असैसिनेशन ने वो जज्बात जो थे वो जोड़ दिए। ईरान और इराक जो है आज बहुत हद तक बहुत सी चीजों पे इकट्ठा है, और उनके जो नमाज जनाजा भी आपने देखा जिस तरह से वो उनकी मैयत जो है वो इराक के भी कुछ बहुत बड़े जो हमारी दरगाहें हैं वहां से होती हुई फाइनली वो सुपुर्द खाक की गई ईरान में। तो ये दिखता है कि ईरान ने एक बाइंडिंग फोर्स का काम किया है मुस्लिम वर्ल्ड में, खासकर शिया सुन्नी को इकट्ठा करने में, इमोशनली और रिलीजियसली। तो मैं समझता हूँ उसका इम्पैक्ट जो है उसका जो फायदा है ईरान को बहुत मिला है, और आज सिंपैथेटिकली भी पूरी दुनिया जो है ईरान, खासकर मुस्लिम वर्ल्ड की बात करो, वो ईरान को फॉलो करते हैं। और हमने देखा भी मुहर्रम हुए जी 40 दिन, तो पूरा दुनिया जो है वो सुन्नी समुदाय भी शिया समुदाय भी इकट्ठे होके ये 40 दिन जो है वो एक दूसरे का हाथ पकड़ के वो मनाते रहे, चाहे भारत है, बाकी मुल्क हैं, छोटे मुल्क हैं, बड़े मुल्क हैं। तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में कौन मुसलमानों का ठेकेदार बनेगा या मुसलमानों का जो गाइडिंग फोर्स बनेगा, जी वो वक्त बताएगा, लेकिन ईरान हैज ऑलरेडी टेकन ए लीड इन दैट। ठीक है सर, धन्यवाद जुड़ने के लिए आपका हमारे साथ। कर्नल सुब्रमण्यम सर, शुक्रिया समय देने के लिए। सुहेल काजमी सर, शुक्रिया समय देने के लिए। तो पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की का मक्का रक्षा समझौता, क्या ये सिर्फ तीन देशों के बीच सुरक्षा सहयोग है या किसी बड़े क्षेत्रीय सैन्य गठजोड़ की शुरुआत? अभी इसका जवाब पूरी तरह सामने नहीं आया है। सऊदी अरब ने परमाणु महत्वाकांक्षा और किसी देश के खिलाफ सैन्य ब्लॉक बनाने से इनकार जरूर किया है, लेकिन पाकिस्तान की परमाणु क्षमता, तुर्की की सैन्य ताकत और सऊदी अरब की आर्थिक शक्ति का एक मंच पर आना निश्चित तौर पर रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। भारत इस घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए है। अब देखना होगा कि यह समझौता कागज तक सीमित रहता है या पश्चिम एशिया की सुरक्षा व्यवस्था को
वास्तव में बदलता है। अर्थ डिबेट विद साहिल के इतने में इतना ही। दार्थ न्यूज पे खबरों का सिलसिला चलता रहेगा। दीजिए इजाजत, नमस्कार।